शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग आज पढ़ रहे हैं वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव। और अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो वन्य जीव हैं उनके अधिवास पर जो प्रतिकूल मानवीय प्रभाव पड़ता है, इसके 3 कारक हैं। और इन 3 कारकों में पहला कारक है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। अब रही बात कि उनके आवासों पर, जो उनका अपना प्राकृतिक आवास है जहां वो रहते हैं, उस पर अतिक्रमण कैसे हो रहा है। पहले वो रहते कहाँ हैं, उनका प्राकृतिक आवास क्या है। प्राकृतिक आवास जो नेचुरली डेवलप हुआ है और वहां पर रहने लगते हैं, जैसे जंगलों में रहते हैं, ये उसका प्राकृतिक आवास हो गया। पहाड़ों में, पहाड़ों की तराई में, नदियों में, तालाबों में, वेस्टलैंड में, जिसको आर्द्रभूमि रामसर साइट बोला जाता है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में, ये सब प्राकृतिक आवास है जिनमें ये वन्य जीव निवास करते हैं, नेचुरली निवास करते हैं। अब इनके जो निवास स्थल है, इस पर अतिक्रमण कैसे हो रहा है। तो हमारी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही है और बढ़ती हुई हमारी जनसंख्या के भोजन व्यवस्था, जीविकोपार्जन और अधिवास के लिए डेवलपमेंट कार्य किए जाते हैं। अधिक से अधिक खेतों का विकास करने का प्रयास किया जाता है, या घर बनाया जाता है, या अन्य प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ऐसे में जंगलों को काट दिया जाता है या अन्य क्षेत्रों को भर करके प्राकृतिक आवास को क्षति पहुंचा करके, प्राकृतिक आवासों को क्षति पहुंचा करके और लोग अपना घर बना रहे हैं या खेतों का विकास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनके प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा और अतिक्रमण, जैसे फैक्ट्रियां बैठाई जा रही हैं, सड़क बिछाए जा रहे हैं, रेलवे पटरियां बिछाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के औद्योगिक जो विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास और शहरीकरण, ये प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण कर रहा है। इसके अलावा जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं और अन्य परियोजनाएं जो चलाई जा रही है, ये सारी चीजें हैं जो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण करती है। यातायात की सुविधाओं में वृद्धि के कारण भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण होने वाला है। अब सड़क बनाया जा रहा है, तो सड़क बनाने के रास्ते में आप देख रहे हैं कि जंगलों को काटा जाता है। आज पहाड़ की ऊंचाइयों पर भी सड़कें बनाई जा रही हैं, टनल का निर्माण किया जा रहा है, सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं जो वन्य जीवों के आवास का अतिक्रमण कर रहा है। प्राकृतिक निवास स्थल के छिन जाने के दबाव से वन्य जीवों की सामान्य वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आई। अब एक बात ध्यान रखें कि उनका जो नेचुरल अपना अधिवास स्थल था, प्राकृतिक निवास स्थल जो था, प्राकृतिक निवास स्थल के छिन जाने के कारण, कम हो जाने के कारण उन लोगों का जीवन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और जब जीवन में चेंजिंग आती है ना, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव जीवन पर भी पड़ता है और मानव संरचनाओं पर भी, उसी तरह जीव जंतुओं के संरचनाओं पर भी पड़ता है। तो इसका दबाव पड़ने के कारण, उनके अधिवासों पर दबाव पड़ने के कारण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण उनके विकास में, उनके वृद्धि में परिवर्तन आ गया और उसके साथ साथ उनके प्रजनन क्षमता पर भी दबाव। इन्हीं कारणों से अब उनका विकास रुक जाता है, उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और इन्हीं कारणों से धीरे 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 करके वन्य जीव लुप्त होने लगते हैं। और कल हम लोग अपने पढ़ने, अध्ययन करने के दौरान ये पढ़े थे कि कई ऐसी जीवों की प्रजातियां हैं जो प्रायः विलुप्त हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी
प्रजातियां हैं जो विलुप्तता के बॉर्डर पर पहुंच गई है, विलुप्तता के कगार पर पहुंच गई। कल पढ़े तो बात समझ में आ रही है। यानी प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण किन किन कारणों से होता है? तो पहला, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। दूसरा, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण। तीसरा, शहरीकरण। बड़े बांध का निर्माण। बांध का निर्माण। अन्य परियोजनाएं। सड़कों का निर्माण। भवनों का निर्माण। ये सारे ऐसे कारक हैं जो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पर अतिक्रमण करते हैं। और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पर अतिक्रमण होने के कारण, उनके आवास पर दबाव बढ़ने के कारण, उनका प्राकृतिक निवास स्थल छिन जाने के कारण वन्य जीवों के सामान्य वृद्धि और प्रजनन क्षमता में कमी आ गई। परिणाम इसका क्या हुआ है? इसके परिणाम के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि वन्य जीवों के सामान्य वृद्धि एवं प्रजनन क्षमता में कमी आ गई। यही परिणाम हुआ। प्राकृतिक आवासों पर कर दिया। प्राकृतिक आवासों को छिन जाने के कारण वन्य जीवों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो उनका सामान्य वृद्धि प्रभावित हो गई है और इसके साथ साथ उसकी प्रजनन क्षमता। और इसी का परिणाम है कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है जो विलुप्त होने के बॉर्डर पर आ गई। दूसरा जो कारण है वह है प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण जनित समस्या दूसरा कारण है। प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण जनित समस्या का मतलब हुआ कि प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले समस्याएं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रदूषण के कारण प्रभावित होती है। बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को जन्म दे दिया। इनमें वन्य जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारण पारावैंगनिक किरणें, अम्ल वर्षा और हरितगृह प्रभाव। इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों के जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। कहने का मतलब कि ये प्रदूषण जनित समस्याएं जो है किस प्रकार से वन्य जीवों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। तो बढ़ते प्रदूषण जो है ये कई प्रकार की समस्याएं खड़ा करती है। वो हम लोगों के सामने भी समस्याएं खड़ा करती है, मानव जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो मानव भी तो एक प्रकार के जीव जंतु है। बस वन में रहते हैं इसलिए वन्य जीव कहला रहे हैं। हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग घरेलू जीव कहला रहे हैं। नहीं है, घरेलू जीव नहीं है हम लोग।
जीव दुइये प्रकार के ना, घरेलू और वन्य, डोमेस्टिक और फॉरेस्टिक। देखो तो कहने का मतलब कि हम लोग आए दिन होने वाली प्रदूषणों का समस्या झेल रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज को। तो कहने का मतलब ये जो प्रदूषण जनित समस्याएं हैं, बढ़ने वाली प्रदूषण कई प्रकार की समस्या को उत्पन्न करती है और ये वन्य जीवों की संख्या में कमी लाती है। इसका प्रमुख कारक क्या है? पहला है पारावैंगनिक किरण। इसमें क्या है? पहला पारावैंगनिक किरण। पारावैंगनिक किरण। दूसरा है अम्ल वर्षा। तीसरा है हरित गृह प्रभाव। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, ये सब ऐसे कारक हैं जो वन्य जीवों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। पहला है पारावैंगनिक किरण। हम लोग जानते हैं कि सूर्य के जो प्रकाश है उसके साथ साथ कई प्रकार की किरणें निकलती हैं और उन्हीं किरणों में से एक अल्ट्रा वायलेट किरण आती है जिसको हम लोग पारावैंगनिक किरण कहते हैं। फिजिक्स में शायद आप लोग चर्चा किए होंगे पारावैंगनिक किरण। वेधन क्षमता इसका बहुत अधिक होता है पारावैंगनिक किरण का, इसलिए इसको अल्ट्रा वायलेट किरण कहा जाता है ना, जानता है ना सब लोग। तो पारावैंगनिक किरण जो सूर्य से चलती है उसको हमारे यहाँ पहुंचने से रोकने का कार्य जो वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल करता है। वायुमंडल में कई परतें होती है। 7 या 8 क्लास में आप लोग वायुमंडल के परतों के बारे में पढ़े होंगे और वायुमंडल के इन परतों में आप एक पढ़े होंगे समताप मंडल। सबसे पहला क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, तब मध्य मंडल, तब आयन मंडल और अंत में बहिर्मंडल। ठीक ना? तो जो समताप मंडल पढ़े हैं उसी समताप मंडल के निचले लेयर के बारे में पढ़े होंगे जिसको हम लोग ओजोन परत के नाम से पढ़े हैं। तो यही ओजोन परत जो होता है ना, वह सूर्य से आने वाली पारावैंगनिक किरणों को रोक देता है। लेकिन ये भी हम लोग पढ़े हैं कि बढ़ती हुई प्रदूषण में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और अन्य प्रदूषणें बढ़ रही है, ये वायु प्रदूषण ओजोन परत को प्रभावित करता है, ओजोन परत को प्रभावित कर देता है। और ओजोन परत प्रभावित होता है तो जहाँ कमजोर होता है, जहाँ टूट जाता है, वहाँ पारावैंगनिक किरणें प्रवेश कर जाती है और वो धरती तक पहुँच जाती है। समझ में आ गया? तो ये पारावैंगनिक किरण जो है ये वन्य जीवों को प्रभावित करती है, उसके जीवन चक्र को प्रभावित करती है। बात समझ में आ गया? उसके बाद आ गया अम्ल वर्षा। ये भी हम लोग जानते हैं कि अम्ल वर्षा में क्या होता है। एकदम साधारण भाषा में कह दिया जाए कि तेजाब की वर्षा हो जाती है। अब आप सोचो कि तेजाब की वर्षा कितना खतरनाक है। तो जीवन चक्र को, जीव जंतुओं के जीवन चक्र को प्रभावित करके करेगा। तो ये जो अम्लीय वर्षा होती है क्यों होती है? ये भी प्रदूषण के कारण होती है। सबसे सीधा सा बात यही है कि प्रदूषण के कारण होती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक में कि हमारा जो घर में वस्तुओं को और पानी वगैरह को ठंडा करने के लिए जिन फ्रीजर का प्रयोग करते हैं उससे जो गैसेज निकलती हैं वो
प्रभावित करती है। इसके अलावा जो स्प्रे का आप लोग प्रयोग करते हैं, उस स्प्रे को स्प्रे करने के लिए जो फोर्स लगाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है वो हो गया। ये सब अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कारण, ठीक ना। CFC जो गैस होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, यही अम्लीय वर्षा के सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारण। तो वायु में ये प्रदूषक मिल जाते हैं और ये जो है ना जाकर के बादल के साथ गिरने लगते हैं और इस प्रकार से अम्लीय वर्षा होती है। और तीसरा जो है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव क्या है, ये चीजें सब समझ लेंगे। हरित गृह प्रभाव क्या है, ये कहा जाए वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक नहीं समझ में आता क्या होता है। उसमें एक तरफ का रास्ता है, फिर से निकलने का रास्ता नहीं, जाएगा लेकिन उससे बाहर नहीं आएगा। तो सूर्य की जो ऊष्मा हमारे पास पहुंचती है, सूर्य की ऊष्मा धरती पर पहुंचती है और जब ये परिवर्तित हो करके लौटने लगती है तो हरित गृह प्रभाव इनको लौटने नहीं देता है। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ये पावर होता है कि सूर्य से आने वाले ऊष्मा को आने तो देगा लेकिन फिर धरती से वापस लौटने पर उसको लौटने नहीं देता। बादल उदल घेरता होगा तो देखना, जब बादल घेर लेता है तो उस दिन मौसम ज़्यादा गर्म होता है कि अगर एक घड़ी के दिन में एहसास नहीं होगा तो जाड़े के मौसम में एहसास है। ऐसे साफ आसमान रहता है तो ठंड ज़्यादा लगती है। जिस दिन बादल घेर लेता है उस दिन ठंड कम है, इसलिए कि वो ऊष्मा को वापस लौटने दिया ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक लेता है। तो इसी को हरित गृह प्रभाव, इसीलिए इसको हरित गृह गैसेस भी कहा जाता है, ग्रीन हाउसेस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हरित गृह प्रभाव भी जीव जंतुओं के जीवन चक्र को प्रभावित करता है। इसके बाद वायु, जल या मृदा प्रदूषण, ये सारी चीजें जो हैं जीव जंतुओं के जीवन चक्र को प्रभावित कर देता है। समझ में आ गया? जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म ही नहीं हो सकता है। अब बताओ, जब तक जीवन चक्र पूरा नहीं होगा तब तक नए जीव जंतुओं का या पेड़ पौधों का उत्पत्ति होगा। तो जीवन चक्र को पूरा किए बिना न तो नए पेड़ पौधों की उत्पत्ति हो पाती है, न नए जीव जंतुओं की उत्पत्ति हो पाती है। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद भी वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो जाते, यानी कि निवास स्थान है, इसके बावजूद भी वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो गए। इसका कारण क्या था? प्रदूषण जनित। समझ में आ गई? तीसरा है आर्थिक लाभ। क्या बात कर रहे हो आप लोग? आर्थिक लाभ तीसरा है। रंग बिरंगी तितलियों से लेकर के मेढकों, पक्षियों और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता एवं अन्य स्थानीय परिंदों का अवैध शिकार इन्हें बेचा जाता है। अवैध शिकार करके इनको बेचा जाता है। इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी होती है। चीन ऐसे वन्य जीवों के कालाबाजारी का सबसे प्रमुख है। तो देखिए, अब ये जो आर्थिक लाभ वाली बात हो गई, तो आर्थिक लाभ वाली बात में कहा है कि इन जीवों का अलग अलग
कामों के लिए अलग अलग जगहों पर डिमांड होता है। जैसे हाथी दांत, जिससे कई बहुमूल्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो इसके लिए हाथी दांत की मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। शेर के खाल, हिरण के सींग, उसके छाल, तो ऐसे ही विभिन्न जीव जंतुओं के विभिन्न प्रकार से जो है ना कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी मांग बहुत अधिक है और बहुत अधिक कीमत मिलता है। और चूंकि भारत सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों के शिकार पर रोक लगा दिया है, इसके बावजूद भी चोरी छुपे लोग इन जीव जंतुओं को मार करके इन्हें बेच रहे हैं, यानी इसका व्यापार कर रहे हैं। तो इसी को तस्करी या काला बाजारी कहा जाता है। जब सरकार के मना करने के बावजूद चोरी छिपे जब ये व्यापार किया जाता है, तो ऐसे व्यापारिक कार्य को तस्करी या काला बाजारी कहा जाता है। तो छोटे मोटे रंग बिरंगे तितलियों से लेकर के बड़े बड़े हाथियों और ब्लू व्हेलों तक का काला बाजारी किया है। अब ब्लू व्हेल की तो कहो कि करें ना, मेन बात है कि इसको छिपने में बहुत, इसके काला बाजारी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इसको कहाँ छिपाया जा सकता है। अब तो जंगल में हाथी को मार दिया, पता चलते चलते चलेगा, तब तक तो मारने वाला बेच चुका होता है। अभी कुछ वर्षों पहले इस कार्य में खास करके हाथियों के काला बाजारी का सबसे बड़ा सरगना मध्य प्रदेश के चंबल के घाटी में डाकू वीरप्पन, जिसको पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया, उसको इस कार्य में उसके मामा जी ने लगाया। तो ये सारे जो काला बाजारी और तस्करी वन्य जीवों का हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पैसा कमाने के लिए, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। तो ये आर्थिक लाभ हुआ ना, तो आर्थिक लाभ के कारण इनकी काला बाजारी और तस्करी हो रही है। और जब इन जीव जंतुओं को इतना भारी मात्रा में पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो इनकी संख्या प्रभावित हुई ना करेगी। इसलिए धीरे धीरे ये सब कुछ होने के बावजूद भी विलुप्त होने लगते हैं। आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजातियों के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का स्थानीय, क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर दोहित किए जाने से कई प्रजातियां आज संकटग्रस्त हो गई। निरंतर शिकार भी वन्य जीवों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। वर्तमान में यह वैश्विक मुद्दा के रूप में एक बड़े चिंतन का विषय बन चुका है। इसे अब सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्तर पर स्वीकारा गया है। यही नहीं, साहित्यविदों, कवियों एवं कलाकारों में इसकी चेतना के लिए अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। भारत में तो आदिकाल से वन एवं वन्य प्राणियों के महत्व को स्वीकारा गया है। यानी कहने का मतलब ये केवल हमारे देश की नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है, और इसलिए सब लोग इस पर ध्यान दिया जा रहा है। कलाकारों, कवियों, चित्रकारों आदि के द्वारा अपने अपने द्वारा इसमें भरसक प्रयास किया जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर भारत की बात करें तो भारत में तो हम लोग देखते हैं कि वन्य एवं वन्य प्राणियों को प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान समझा गया है और बताया गया है कि हमें प्रकृति हमारा मित्र है, प्रकृति हमारे सब कुछ है, इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसका दोहन नहीं करना। प्रत्येक धार्मिक कृत्यों में तथा विभिन्न पौराणिक एवं कर्मकांड साहित्य में वनों और प्राणियों के महत्व को दिया गया है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठान दूसरा किताब कह रहा है कि ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठान में 100 से अधिक पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। गांव में हम लोग रहते हैं तो ग्रामीण इलाका के बारे में हम लोगों से बेहतर दूसरा कोई थोड़े जाने। तो हम लोग कह रहा है कि अपने धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और उन्हें अपने खेतों में तक उगाते हैं। जैसे हम लोग ये देखा जाए तो पीपल वृक्ष, बरगद के वृक्ष, आंवला का वृक्ष,
तुलसी, इन सारे चीजों का, केला का पौधा, नीम के वृक्ष, इन सब की पूजा हम लोग करते हैं गाँव में। इन सब का गाँव में पूजा किया जाता है। शमी का पौधा, श्रीफल, तो कई ऐसे पौधे हैं जिनका हम लोग पूजा करते हैं। तो ये कह रहा है कि 100 से अधिक पौधे की प्रजातियां हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में पूजा की जाती है, धार्मिक महत्व स्वीकार किया जाता है। भारत के शासकों ने भी प्राकृतिक संरक्षण पर बल दिया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था। शायद यह विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है कि अशोक ने प्रकृति के महत्व को स्वीकारते हुए वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर अंकुश और संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेख में अंकित करवाया। कह रहा है कि भारत के प्राचीन काल में भारत इस क्षेत्र में कार्य कर रहा था और वन और वन्य जीवों के संरक्षण पर ध्यान दे रहा था। इसका वेदों और अन्य चीजों में भी उल्लेख किया गया है। राजाओं के द्वारा भी वनों और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया था और इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हम लोगों को 3री शताब्दी में सम्राट अशोक का मिला। तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो सम्राट अशोक हुआ करते थे, उनके शिलालेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वो वन्य जीवों के शिकार एवं वनों को होने वाली क्षति पर रोक लगाने के लिए और वन संरक्षण पर ध्यान देने के लिए नियम कानून बनाए थे। और ये शायद पहला ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य है। किसका? सम्राट अशोक का। कब का? मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर और जहांगीर के आलेखों में भी प्राकृतिक संरक्षणवाद का उल्लेख मिलता है। अब कह रहा है कि जो मध्यकालीन भारत में मुगल एम्पायर था, मुगल साम्राज्य था भारत में, तो उसमें से दो, खास करके दो बादशाह, एक जहीरुद्दीन बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक थे और फिर एक जहांगीर, ये दोनों प्राकृतिक संरक्षणवाद पर ध्यान दिए थे, यानी प्रकृति का संरक्षण किए थे। इसका उल्लेख उन लोगों के शिलालेख से, उन लोगों के आलेखों से मिलता है। मुगल चित्रकला की कृतियों में भी वन्य एवं वन्य प्राणियों से प्रेम का संबोधन होता है। और मुगल काल की जो चित्रकला थी, जो पेंटिंग वगैरह कराई गई है, तो पेंटिंग देखने से पता चलता है जिसको जिन चीजों से प्रेम होता है, पेंटिंग उसी तरह के वस्तुओं का बनाता है। तो उनके पेंटिंग को देखने से पता चलता है कि ये वन्य और वन्य जीवों से प्रेम करते थे। एक वेटलैंड बोले थे, आर्द्र भूमि, समझ में आ गया था ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप लोगों को पता है क्या, हम लोगों के क्षेत्र में वेटलैंड्स को क्या कहा जाता है? आप लोगों के गांव में किस नाम से जाना जाता है? ताल। कहीं सुन ले अपना बदारी में कि ताल हो है, भोजपुरी में वो लोग कहला कि ताली में खेत में ताल। इस ये वेटलैंड्स का एक चौर, चौर कहते हैं लोग, ये भी वेटलैंड है। समझ में आ गया? ताल, टाण नहीं, ताल। टाण में क्या होता है? जहां पानी नहीं पहुंच पाती है, सूखे क्षेत्र को टाण कहते हैं। मान और भागर, ये अलग अलग नाम है। अब आते हैं वन संरक्षण के बारे में। जब पढ़ रहे हैं तो एक उल्लेखनीय नाम हम लोगों के सामने आ जाता है, अमृता देवी। हाँ, ठीक ना? तो
तो अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार के विषय में हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव का नाम भी बिश्नोई है, और याद रखेंगे राजस्थान का एक बहुत बड़ा जनजाति है बिश्नोई। ये बिश्नोई जो जनजाति और ये जो क्षेत्र है, जो गांव है, यह है प्राकृतिक जीवों, वन्य जीवों का सबसे प्रेमी माना जाता है। जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी जनजाति हैं भारत में, जितने भी जातियां हैं, जितने भी लोग हैं, इनमें सबसे ज्यादा वन्य जीवों का प्रेमी बिश्नोई जाति को माना जाता है। तो अमृता देवी इसी राजस्थान के बिश्नोई गांव की रहने वाली, ठीक है ना, जोधपुर जिला में पड़ता है। गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर जिला में। उसने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वालों का विरोध कर दिया। अगर अमृता देवी के बारे में बात करें तो इनका स्थान क्या था? तो राजस्थान जिला जोधपुर, ग्राम बिश्नोई। ये घटना कब की है? 1731 की घटना है। हुआ क्या कि राजा के द्वारा यह आदेश दिया गया, राजा के द्वारा आदेश दिया गया जंगल को काटने का, वन को काटने का। और जब वन को काटने के लिए जो काटने वाले मजदूर थे वो वन में पहुंचे, और जब अमृता देवी ने ये घटना देखी कि बहुत सारे लोग जंगल को काटने आ रहे हैं, तो इसे लगा ये तो हम लोगों का प्राकृतिक आवास, एकदम जो हम लोगों के आसपास ये वन है और ये क्षेत्र है, ये तो एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा। उन्होंने राजा के आदेश को दरकिनार करते हुए उसको ध्यान में नहीं रखा। अब राजा जो आदेश दिए वो अपने लिए दिए हैं, हम लोग इस आदेश को नहीं मानेंगे। और ऐसा उन्होंने करते हुए जंगल की कटाई को, वन की कटाई को रोकने का प्रयास किया। राजा के लिए नवीन महल निर्माण हेतु लकड़ी काटा जाना। अभी लकड़ी काटा कहे जा रहा था? तो राजा के लिए एक नया महल बनाना, और राजा के उस नए महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, और इसीलिए ये लकड़ी काटा जाना। अमृता देवी को के साथ गांव वालों ने भी राजा के आदमियों का विरोध कर दिया। कहा जाता है, कुछ लोग कहता है हम अकेले क्या करें। सोचने वाले कभी कुछ कर नहीं पाते हैं, और जिनको कुछ करना होता है वो किसी के आसरा नहीं दे। ऐसे लोग जो महापुरुष होते हैं, किसी कार्य को अकेले करने की सामर्थ्य रखते हैं और स्वयं अकेला चल देते हैं, ऐसे लोगों के पीछे कारवां चलने लगते हैं। भले वो शुरू करते हैं अकेला, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उनके पीछे कारवां इकट्ठा हो जाता है। तो अमृता देवी भी ऐसी एक बहादुर महिला थी, जो राजा के आदेश को दरकिनार करते हुए जब विरोध करने के लिए जंगल में पहुंचे, तो पूरे बिश्नोई गांव के लोग उनके पीछे पहुंच गए, और राजा के
जो मजदूर आए थे जंगलों को काटने के लिए, राजा के जो आदमी आए थे उनका इन लोगों ने विरोध किया और कहा कि भाई हम लोग जंगल नहीं काटने देंगे, हम लोग वनों की वृक्षों को नहीं काटेंगे। महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफी पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई पर उन्होंने लगी। लेकिन राजा भी संवेदनहीन व्यक्ति नहीं थे। जब राजा को ये चीजें पता चली तो उनको भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं गलती कर रहा। भाई जब हमारा अपना प्रजा है और प्रजा को जब इससे दिक्कत है तो हमें अपने घर बनाने के लिए दूसरों के घर उजाड़ने का कोई अधिकार, हम राजा हैं कि इसका मतलब नहीं कि हम अपने घर बनाने के लिए दूसरों का घर उजाड़ दें। उनको भी बड़ा पश्चाताप हुआ और उसके बाद उन्होंने ये आदेश पारित कर दिया कि हमारे राज्य में वन कभी नहीं काटे जाएंगे, वृक्ष वन के संरक्षण का उन्होंने नियम। यही कौन थे, बात समझ में आ गया? तो अगर ये प्रश्न आ जाए लघुत्तरीय गुरुत्तरीय में तो लिख सकते हो कि ना लिख सकते हो? पूरी घटना याद रखनी है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? वर्तमान समय में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और अगर अब वन संरक्षण की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत की संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सबसे पहले 1970 में बोटिकन सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको BSI के नाम से जाना जाता है, तथा वन अनुसंधान संस्थान, जिसको FRI के नाम से जाना जाता है, जो देहरादून में अवस्थित है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया। ठीक ना? इन्होंने जो सूची बनाई उस सूची को रेड डाटा बुक के नाम से जारी किया गया। ये जो सूची तैयार किया गया ये संकटापन्न जंतुओं का, वो आने दे, ठीक ना? चलो ठीक, रेड डाटा बुक के नाम दिया गया। इसी क्रम में असाधारण पौधों के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया। तो संकटापन्न प्रजातियों के लिए यहां मैं लिख देता हूं, संकटापन्न प्रजातियों की सूची किस नाम से जाना जाता है? रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। ये तैयार करता है इसको बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ये दोनों संयुक्त रूप से ये रेड डाटा बुक तैयार किए थे। और ये रेड डाटा बुक कब तैयार किया गया, काम शुरू किया गया? 1970 से। बात समझ में आ गया? ये किसके लिए है? तो संकटापन्न प्रजातियों की सूची बनाया गया। वन्य जीवों के संकटापन्न प्रजाति जो एकदम संकट के हाल में है वैसे, और असाधारण पौधों के लिए असाधारण पौधों के लिए क्या बनाया गया? ग्रीन बुक। ठीक है ना? आज इतना ही नहीं, कॉल कर रहे थे इसीलिए तो बंद किए, जानते थे कि अब दिक्कत हो जाएगा।